आज का टॉपिक हमारा काफ़ी अच्छा सा टॉपिक है जो मोस्टली स्टूडेंट के साथ होता है। जब भी वो 10th क्लास में जाते हैं तो मानो जैसे उनकी दुनिया बदल जाती है। हर तरफ से लोग उनकी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे ये भी जंग में जाने वाले जवान हैं, बॉर्डर पे जाके इन्हीं को लड़ना है। सभी लोग उनकी एक तरह से केयर भी करने लगते हैं, लेकिन उस केयर में भी कहीं ना कहीं एक प्रेशर छुपा होता है जो सिर्फ 10th क्लास का स्टूडेंट ही समझ सकता है। अचानक से घर के सारे लोग उनके तरफ बहुत ही अटेंशन देने लगते हैं और ये अटेंशन ही स्टूडेंट के अंदर एक अलग सा टेंशन क्रिएट कर देता है। उनको जैसे मानो एक डर लगने लगता है कि क्या होगा 10th में, अगर हम अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर परफॉर्मेंस नहीं दे पाए तो क्या होगा। और इसी की वजह से बहुत बार ये देखा गया है कि कई स्टूडेंट्स जो कि हाल फिलहाल अभी तक 9th तक अच्छा कर रहे थे, उनके इसमें थोड़ी सी गिरावट आ जाती है। अब इसी बात को हम सबसे पहले टैकल करना चाहते हैं, क्योंकि अभी 10th का साल शुरू हो गया है। तो शुरुआत से हम क्या करें क्या ना करें, कैसे रखें अपनी पढ़ाई को, ताकि हम अपनी और अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन को मैच कर पाए। अब जैसे ही साल शुरू हो जाता है, पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, सभी ये बोलने लगते हैं कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, मगर पढ़ाई कैसे करो ये कोई नहीं बताता। तो आज इसी विषय पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि किस तरह से हम अपनी पूरे साल का प्लानिंग करें, कैसे हम ये तय करें कि इस बार हम जो भी करेंगे अच्छा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपना परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। तो क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या हमें अपने ध्यान में रखना होगा कि किस तरह से हम आगे बढ़ें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो बच्चा अभी इस बार 10th क्लास में है, उसने ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो पढ़ाई क्यों कर रहा है। यानी सबसे पहले अगर उसको कोई काम करना है तो उसे सबसे पहले अपनी एक व्हाई शीट बनाना पड़ेगा। अपनी एक व्हाई शीट बना लीजिए। अब व्हाई शीट क्या है? अपने आप से एक सवाल पूछो कि मैं पढ़ाई क्यों करूं, पढ़ाई करने से क्या होगा, मेरे 10th में अच्छे से पास आउट हो जाने से मेरे माता पिता को कैसा लगेगा, उनका रिएक्शन क्या होगा। इसे छोटी सी लाइन में इसके आंसर्स लिख लो, एक तरह के स्लोगन्स बना लो कि आप क्या सोचते हो अपने पढ़ाई को लेके, आपको क्या लगता है कि अच्छी पढ़ाई करने से क्या होगा, और एक छोटे से स्लोगन्स बना के वो आप अपने सामने पेस्ट करो। उससे क्या होगा कि आपको एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता जाएगा। अब ये जो व्हाई शीट है ये हमें थोड़ा सा बेटर रेडी कराता है अपने आगे आने वाले टास्क के लिए। उसके बाद हम ये भी ध्यान में रखेंगे कि देखो भाई, 10th क्लास की एग्ज़ाम हर कोई अपनी ज़िंदगी में एक ही बार देगा। हाँ, ये बात और है कि कोई फेल वेल हो गया तो शायद वो 2 बार दे दे, लेकिन हमें थोड़ी उनके जैसे बनना है। तो हम अपनी पूरी लाइफ में 10th क्लास की एग्ज़ाम एक ही बार देंगे। तो हमें खुद ये सोचना पड़ेगा कि जो चीज़ हम लाइफ में एक ही बार करने वाले हैं उसको किस तरह से करें। अब समझो कि अगर ऐसा हो कि भाई पूरे लाइफ में एक ही बार आपका एक फ़ोटो निकाला जाने, तो आप उस फोटो को यूं ही जैसे वैसे ही क्लिक करा लेंगे या उसके लिए पूरी तैयारी से जाएंगे, पूरी तैयारी से जाएंगे ना। तो सोचो यही बात 10th के लिए कि जैसे ये साल सिर्फ एक ही बार अपने लाइफ में आने वाला है, और फिर अगर हम इसमें अच्छा कर पाएँ तो हम इसका एग्जाम्पल्स बाद में भी दे सकते हैं, जैसे कि हमारे माताजी पिताजी देते हैं। खास करके बहुत से लोग है जो अपने बच्चों को ये बताते रहते कि हमारे टाइम में हमने कैसे पढ़ाई की थी, कैसे हमने DA में पढ़ाई की थी। अब ये बात और है कि अपने पिताजी ने ये कह दिया हमको कि हमने तो DA में पढ़ाई करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अब दादाजी से पूछने के बाद पता ये चलता है कि भाई दिन भर तो ये खेल रहा था और रात में कुछ काम करने को बताया तो पढ़ाई लेके बैठा है। अब ऐसा होता है बहुत बार, पेरेंट्स अनजाने में इस तरह का प्रेशर बच्चों पे क्रिएट कर देते हैं जो पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए। अब पेरेंट्स को भी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाते हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। देखिए अभी तक हमने ये देखा कि
ये बात अपने दिमाग में डाल लो कि हम ये एक साल हमारा ज़िंदगी का बहुत स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि हम एक ही बार 10th की एग्ज़ाम देने वाले हैं। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि एक वाइट शीट बना लो। और एक चीज़ आप जैसे समझ लो एक बात, जैसे हमारी ज़िंदगी जो कि शुरू होती है बाय बर्थ से लेके डेथ तक, तो ये बर्थ और डेथ के बीच में हमारी लाइफ है कि नहीं। अब ये देखो, ये है बी और ये है डी, बी और डी के बीच में है सी। अब सी यानी चॉइस। आप जो चीजें चॉइस करोगे उस तरह से आपकी लाइफ होगी। अगर आपने मेहनत को चॉइस किया तो आपकी लाइफ अच्छी होगी। अगर आप चॉइस करते हो यूं ही टाइम पास करने को, इस तरह से अपना टाइम वेस्ट करने को, व्हाट्सएप पे प्लीज बाकी सारी चीज़ों में, तो वो अगर आपकी चॉइस है तो फिर वही आपकी लाइफ होगी। सोचिए इस बारे में कि आप चॉइस क्या करते हो, आपको किस तरह की चॉइस चाहिए। अब एक सवाल और भी है, जैसे बच्चे बोलते हैं कि सर क्या होगा, थोड़ा सा मस्ती मजाक कर लिए, थोड़े से कम परसेंट आ गए तो प्रॉब्लम क्या है सर, 90 लिए तो भी कहाँ सरकारी जॉब मिलने वाली, कौन नौकरी देने वाला है 10th पास आउट। अब बात उसकी भी सही है, अगर 10th में हमने 99% भी ला लिए तो कल जाके 10th के बेस पे तो कोई नौकरी देने वाला है नहीं, तो क्यों इतना झकझक करें। अब ऐसे बच्चे जो सोचते हैं उनके लिए ये है कि भाई देखो, ये बात बिल्कुल सही है कि 10th के बेस पे कोई जॉब नहीं मिलने वाली, लेकिन आप जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनकी हाउ टू स्टडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर कोई भी, उनका ज़रा आप नेट पे देख सकते हैं आराम से। तो वहाँ पे एक चीज़ बहुत तो ज़्यादा अंडरलाइन की जाती है कि जो 8th से लेकर 10th तक के टेक्स्ट बुक का उन्होंने बहुत अच्छे से यूज़ करने को कहा गया है। दैट मीन्स हम ये तो नहीं बोलते कि 10th में आप 90% अगर आ गए तो ही जॉब मिलेगी, लेकिन 10th में अगर आपने अच्छी पढ़ाई की तो आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, जब हम घर बनाते हैं तो समझो कि किसी दिन ऐसा हो गया कि आज क्या है, गारा ऐसे बना तो क्या है, क्या थोड़ा सा पानी रेती ज़्यादा डाल देते, थोड़ा सा गारा आज ही तो है, बाकी बाद में तो ठीक करते बैठेंगे। और इसी तरह से समझो कोई एक दीवार कमज़ोर रह गई, तो क्या वो घर उतना मजबूत रह पाएगा। घर मजबूत होने के लिए उसके हर पुर्जे और पुर्जे अच्छे होने चाहिए। उसी तरह से हमारा फ्यूचर भी है। सिर्फ ये एक साल सर जाने दें, 12th में देखेंगे, बाद में देखेंगे, ये एटीट्यूड नहीं चलेगा। हमें हमारा हर साल, एक्चुअली तो मैं तो कहता हूँ हर साल, वो चाहे 6, 7, 8 हो, 9th हो, हर साल इम्पोर्टेंट है और उसको हर साल को आपने उतने ही शिद्दत से पढ़ाई करनी चाहिए। 10th के लिए तो अभी और थोड़ा सा ज़्यादा करें तो बहुत ही अच्छा है। अब ये बात भी है कि बच्चे ये बोलते हैं कि सर ये सारी चीज़ें हमें समझ में आती हैं लेकिन अप्लाई नहीं हो पाता, क्या करें सर, स्टडी में कंसंट्रेशन ही नहीं हो पाता, सर डर बहुत लगता है। तो भाई ये चीज़ सिर्फ आपके साथ नहीं होती, ये सभी के साथ होती है। कंसंट्रेशन ना होना, जो प्लानिंग हमने की है वो उस तरह से न कर पाना, एक टेंशन सा बना रहना, डर लगा रहना, ये सभी के साथ होता है। मगर अब इसका सॉल्यूशन कौन ले, तो खुद को ही ढूंढना पड़ेगा। एक बात याद रखो इसके लिए, हमेशा जो रिएक्शन जब हम देते, जैसे हम समझो डर गए तो हमारी एक अलग सी रिएक्शन होगी, तो डर की वजह से जो रिएक्शन देते हैं वैसा ना करके चीज़ों को समझो, एक स्ट्रैटेजी बनाओ और उस हिसाब से उस प्रॉब्लम को रिस्पॉन्ड करो। अब एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, एक इंसिडेंट कि एक होटल है जिसमें 4-5 औरतें खाना खाने के लिए गई, किटी पार्टी जैसा, तो बैठ के खाना खा, अब उनका डिनर चल रहा था, उतने में ही एक छोटा सा एक कॉकरोच वहाँ पे आ जाता है। जैसे ही किसी एक को कॉकरोच दिखता है वो सभी औरतें डर जाती हैं और सभी चिल्लाने लगती हैं, हड़बड़ाने लगती हैं, कुछ तो कुर्सी पे जाके खड़ी हो जाती है और सब हर तरफ चिल्लम चिल्ली मच गई है। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा कि करे क्या। उतने समय में वहाँ का एक वेटर आता है जो देखता है कि भाई प्रॉब्लम क्या है। उसने देखा कि कॉकरोच प्रॉब्लम है, तो उसने कुछ नहीं, कॉकरोच को उठाया और बाहर फेंक दिया।
अब दोनों चीज़ों में डिफरेंस देखो, हाउ द वे द लेडीज आर बिहेविंग एंड हाउ द वे द वेटर इज बिहेविंग। अगर आपको पता है एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है, ये भी अगर आप सोच पाते हो, तो बस आपको चाहिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस उन औरतों में नहीं था, डर गई थी, लेकिन उस वेटर में था। उसने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाया, उसने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को समझा कि भाई इसको उठा के बाहर फेंकना है, थोड़ी सी हिम्मत दिखाई, उठाया, बाहर फेंक दिया, दैट्स इट, प्रॉब्लम सॉल्व। ये होता है रिस्पॉन्ड करना, और जो औरतों ने किया वो होता है रिएक्शन दे देना डर की वजह से। 10th में भी अब रिएक्टिव मत हो जाना एकदम से डर के बारे में, आप रिस्पॉन्ड करो, देखो कि किस तरह से इसको हम इस एज ए चैलेंज लो या फिर एज ए प्रॉब्लम लो, लेकिन उसका सॉल्यूशन देखो या किस तरह से हम इसको टैकल कर सकते हैं वो सोचो। अब उसके लिए भी कुछ मेथड्स हैं, जैसे सबसे पहले तो आपको एक अच्छा टाइम टेबल बनाना चाहिए। अब इसके ऊपर भी बहुत अच्छे कमेंट्स स्टूडेंट्स की तरफ से आते हैं, सर ये चीज़ तो हम सबसे बढ़िया कर पाते हैं, अपना टाइम टेबल बनाना। इतना ज़बरदस्त टाइम टेबल बनता है सर कि 24 आवर्स में से 1 मिनट भी वेस्ट नहीं जाता, लेकिन क्या करें सर, उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो पाता। टाइम टेबल बनाना आसान है, उसके ऊपर अप्लाई करना दुनिया की सबसे मुश्किल चीज़ है। अब इसलिए मेरे कुछ टिप्स याद रखो, हमेशा टाइम टेबल को बहुत ही बल्कि मत बनाओ, कीप इट ईजी। अगर आप दिन में 4 घंटे ही पढ़ाई को दे सकते बस, तो 4 घंटे का ही प्लानिंग करो यार, 8 घंटे की प्लानिंग मत करो, नहीं होगा, एकदम से तो नहीं होगा। लेकिन 4 घंटे नहीं, चलो 2 घंटे का ही हिसाब से प्लानिंग करो, कोई बात नहीं। एक हफ्ते तक ये 2 घंटे की प्लानिंग के हिसाब से चलो, दिन में 2 घंटे कहाँ कहाँ पढ़ाई करना है उतना ही कर लो। लेकिन जैसे ही आप कोई एक टाइम टेबल बनाते हो, आपका गोल सेट हो जाता है, और फिर अगर आप उसको 1 हफ्ते तक अचीव कर लेते हो तो आप इंटरनली ये फील करते हो कि नहीं यार मैं ये कर सकता हूँ। और एक बार ये जो कॉन्फिडेंस आ जाता है वो फिर आगे चल के फ़ायदा देता है। जनरली हमारे साथ उल्टा होता है, हम जब टाइम टेबल बनाते हैं तो दिन में 8-8 घंटे का प्लानिंग करते हैं, 8 घंटे स्टडी, नहीं हो सकता ना, तो मत करो ना। थोड़ा सा छोटा गोल, सबसे पहले एक सिंपल गोल लो, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, लेकिन फिर जो आप सेट करो उसको इतना शिद्दत से करो कि वो कंप्लीट होना चाहिए, कम से कम 1 हफ्ते तक उसको उसी तरह से रखो। फिर आपको ही लगेगा कि यार मैं इसमें आधा घंटा बढ़ा सकता हूँ, आधा घंटा बढ़ा लो, जहाँ कहीं से एडजस्ट कर सकते हो, फिर उसी तरह से टाइम टेबल को आगे चलाएं। आप देखोगे कि आप कब 4 से 5 घंटे 6 घंटे तक पहुँचो। लेकिन ऐसे करो, सबसे पहले एक सिंपल सा टाइम टेबल आप बना लो। दूसरी की बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई स्ट्रेस को अवॉइड करो। इस साल बहुत स्ट्रेस आएगा, पेरेंट्स की तरफ से आएगा, जैसे ही घर में आते हैं थोड़ी देर टीवी लगाए तो मानो सबसे बड़ा गुनाह हम ही ने कर दिया, मम्मी जी पापा जी शुरू हो जाएंगे, बस यही करना है तुमको, दिन भर टीवी देखना है। अब ये कोरोना ने बहुत अच्छी बात कर दी कि कम से कम ये हमसे मोबाइल नहीं छीन सकते। पहले तो मोबाइल पे भी चिल्लाते थे, लेकिन अभी क्या करें, अब सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है, तो उनको तो मोबाइल हमारे हाथ में देना ही है। लेकिन भाई उनको भी समझो आप, ऐसा नहीं कि वो दुश्मन है, वो चाहते हैं कि तुम्हारे आगे आने वाले दिन अच्छे हो, इसलिए आपको इतना ये कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी स्ट्रेस हो जाता है। अब हम ऐसा होता है कि हमारे किसी रिलेशनशिप में हम फंसे हुए हैं, किसी दोस्त के साथ झगड़ा हो गया और इसी बीच मम्मी ने थोड़ी सी डांट फटकार लगा दी, तो हमने भी आर्ग्यू कर दिया और फिर वो वर्ड टू वर्ड एक दूसरे के साथ लग गया और फिर एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, उसकी वजह से पढ़ाई खत्म। तो ये ना हो, घर में भी आर्ग्यूमेंट से बचो, बाहर भी अपने दोस्तों के साथ चैटिंग या बाकी इसमें करते वक्त मिसअंडरस्टैंडिंग से बचो। अगर हो भी जाए मिसअंडरस्टैंडिंग तो उसको खींचो मत बबल गम की तरह, उसको बस उसी दिन क्लियर कर दो, भाई देख ऐसा है, ये हो गया खत्म, या तो ओके कर, अदरवाइज लेट इट गो। इस तरह से स्ट्रेस से बचते जाओ, ज़्यादा स्ट्रेस अपने ऊपर मत लो, किसी भी चीज़ का मत लो, रिलैक्स रहो। देखो कि आप अगर ऐसा करते हो तो शायद आपको अच्छा लगे, आपका मूड अच्छा रहे, और मूड अच्छा रहे तो पढ़ाई अच्छी होगी। दूसरी और एक चीज़ जो हमारे साथ हमेशा होती है कि हम पढ़ाई को बैठते हैं, पढ़ाई पे बैठ के बैठने के बाद अचानक से याद है, अरे यार वो अंडरलाइन करने के लिए रेड पेन लिया नहीं, फिर उठे फिर रेड पेन लेके आए, उतने में याद है अरे
ये तो फिगर ड्रॉ करके देखना पड़ेगा, पेंसिल्स और कंपास नहीं है। तो बीच बीच में जब इस तरह से उठते तो हमारा जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, पढ़ाई में जो शुरुआत का जो फोकस था वो नहीं होता। इसलिए हमेशा जब भी पढ़ाई के लिए बैठो तो सारी चीज़ें साथ में अपने साथ रहो, पहले से, या फिर एक जगह, एक डेस्क, एक टेबल अपना बना लो, वहाँ पे पेन्स दो चार कलर की, कंपास बॉक्स वही का वही रखा है, सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल, एक सराउंडिंग हो स्टडी का। और वही आप ये भी कर सकते हो कि उसके आजू बाजू आप मैथमेटिक्स के चार्ट, साइंस के फिगर्स, जियोग्राफी के मैप्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पेस्ट करो, तो आते जाते आपकी उसके ऊपर नज़र के पीछे, ताकि मूड बने, वहाँ सराउंडिंग बने। अब दूसरी बात यह है कि पढ़ाई कैसे करें। ये तो हो गया कि भाई किस तरह से स्ट्रेस को मैनेज करना है, पढ़ाई के लिए कैसे समय देना है। लेकिन जैसे ही हम पढ़ाई के लिए बैठते हैं, बहुत बार हमारे साथ ये होता है कि शुरुआत के 1-2 लाइन तक तो हमारा कंसंट्रेशन रहता है, फिर बस पता नहीं हम कैसे पेज के लास्ट लाइन पे पहुंच जाते और अचानक से आता था भाई बीच में पढ़ा हुआ कहाँ गया, क्योंकि कंसंट्रेशन डिम हो जाता है। अब ये तो मैंने कहा कि इसकी कोई गोली या इंजेक्शन है नहीं, लेकिन हाँ मेडिटेशन और बाकी कुछ चीज़ों से इसमें थोड़ा सा ये हो सकता है। लेकिन एक अलग सा रास्ता है, इससे एक बाईपास है, इसको ये करते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि आपके जितने ऑर्गन्स स्टडी में लगते हैं आपकी स्टडी उतनी अच्छी, यानी सिर्फ ओनली रीडिंग करते बैठोगे तो शायद उतना अच्छे से स्टडी नहीं होगा। तो उसके लिए सेकंड अल्टरनेटिव है नोट्स बनाना, कीवर्ड्स लिखना। जैसे अगर हम किसी टॉपिक पे पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, तो क्वेश्चंस में कुछ हमें पॉइंट्स मिलेंगे, तो उसके हमें बनाने हैं कीवर्ड्स। अब ये कीवर्ड्स क्या है, जैसे अब ये मान लो कि बड़े क्वेश्चंस हैं जो 5 मार्क्स के लिए वगैरह आ रहे हैं, तो फॉर अब ऐसे लेके चलते हैं कि एक ऐसे है या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसके 3-4 स्टेप्स हैं, तो हर एक पॉइंट में एक कीवर्ड्स हमें मिलता है जिसके आजू बाजू वो सारा पॉइंट लिखा हुआ होता है। 2-4 लाइन किसी एक सेंट्रल वर्ड के ऊपर, तो बस उतना ही लिख लेना। हर एक पॉइंट के ऐसे कीवर्ड्स बना लो, तो एक अपने एक क्वेश्चंस में 5 से 6 आपको कीवर्ड्स आ जाएंगे। अब उन 5 से 6 कीवर्ड्स का अपना एक फार्मूला बनता है, उसके अल्फ़ाबेट्स को अगर आप ले लो या फिर अपने हिसाब से, जिसको निमोनिक्स कहा जाता है, हम इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो इस तरह से कीवर्ड्स निकालो और हर एक सब्जेक्ट का कीवर्ड्स, जैसे अगर हम आप निकाल के रखते हो, अभी से ये शुरू करते हो, तो जो आपका नोटबुक है जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट के लिए इतना भरता है, वो 10 एक पेजेस में आपका पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी एक नोटबुक में आपके सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा तब होगा जब एग्ज़ाम्स है, एग्ज़ाम्स जैसे कल एग्ज़ाम है तो हम पूरा रिवीजन के लिए फिर पूरा बुक तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर ये कीवर्ड्स आपके पास है तो वो जल्दी से रिवाइज होगा। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि आपको रिसाइट करने के लिए बहुत मदद करेगा, बहुत अच्छे से रिसाइट कर पाओगे इन कीवर्ड्स। और दूसरा हाँ, जो एक 10वीं के इसमें एक जो नया आजकल आया है ट्रेंड, आप अगर आप क्वेश्चन पेपर्स को देखें पिछले 2-3 साल के, तो एक्शन शीट्स आई है। जैसे बड़े बड़े क्वेश्चंस कम हो गए हैं, 5 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा है, तो अपनी स्टडी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हिसाब से करो। यानी नेक्स्ट पॉइंट आएगा ऑब्जेक्टिव स्टडी। ऑब्जेक्टिव टाइप स्टडी, अब ये क्या है? जैसे हम पढ़ाई के लिए बैठे हैं, एक पहला पेज हमारा है, तो उस पेज के कम से कम 5 या 6 ऑब्जेक्टिव्स हमें निकालने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब भी पढ़ेंगे। देखो हम ये पॉइंट कहाँ से ले रहे हैं? हम पॉइंट वहाँ से ले रहे हैं कि हमने ये देखा था कि हम पढ़ाई के लिए बैठे हैं, पहले सेंटेंस में तो कंसंट्रेशन है, लेकिन जैसे ही हम कुछ देर हो गए तो 10th यानी एंड तक पहुँच गए, बीच में क्या पढ़ा ये पता नहीं। ये इसी वजह से हुआ कि हमने उसमें कोई एक्शन अप्लाई नहीं किया। अब हम ये एक्शन अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमें ये करना है कि इस पेज में कम से कम मिनिमम 5, अब 5 से 10 तक ले सकते हैं, 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ढूंढना है, उसको अपनी एक नोटबुक में लिखना है। उसी नोटबुक में जो आप सब्जेक्ट के लिए बनाते हो उसी इसमें लिखो, एक पेज के 5 ऑब्जेक्टिव्स।
अब दूसरे पेज के लिए दूसरे 5 या 10, इस तरह से आप फोकस रहोगे जो आप पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको उसमें से क्वेश्चंस ढूंढने हैं। और दूसरा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद रखना बहुत ईजी है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन है नहीं, एक वर्ड ही याद रखना है। और उसका तीसरा एक फायदा और है, अगर हम सोचे तो कोई भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन या 5 मार्क्स का क्वेश्चन अपने आप में अलग से आंसर नहीं होता, वो कई सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को बना के क्वेश्चन बनता है। अगर हमने ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से कर लिए, एक एक दो दो लाइन्स के पूरे हमें याद है, तो 5 मार्क का क्वेश्चन को याद करने की जरूरत ही नहीं बची, क्योंकि हमने ऑलरेडी कर लिया। बस हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन से 5 पॉइंट लेंगे जो मुझे पहले से याद है। पकड़ पा रहे हैं? ये है स्टडी का तरीका, यानी ज़्यादा फोकस ऑब्जेक्टिव की तरफ आपका होना चाहिए रादर देन सब्जेक्टिव। बड़े बड़े क्वेश्चन डर लगता है ना उसको देख के, उसी वजह से स्ट्रेस भी आता है, क्योंकि वो रिसाइड नहीं होते यार अपने से। क्योंकि रिसाइड नहीं होते क्योंकि हमने इस तरीके से पढ़ाई नहीं की। अब आप ये करो, हर चैप्टर के जो आप जैसे शुरू करते हो, हर एक पेज के ऊपर 5 ऑब्जेक्टिव निकालना है। इसके लिए आप पिछले 1-2 साल के क्वेश्चंस पेपर भी चेक कर लो। अब जैसे मैं आगे साइंस के बारे में ज़्यादा बात करने वाला हूँ, तो साइंस के पेपर चेक कर लो, देखो आपको मेरी बातें बहुत सही लगेगी, क्योंकि उसी तरह से सारे क्वेश्चन हैं। 5 मार्क का क्वेश्चन भी आया तो उसमें 5 पॉइंट दिए गए और सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक मार्क्स के। तो अगर हम एक मार्क्स के सारे अगर हमने कवर कर लिए तो हमारा बहुत ईजी आउट ऑफ मार्क्स हम ले सकते हैं। बस ये तरीका आपको फॉलो करना है कि भाई आपने कीवर्ड्स के हिसाब से जो बड़े क्वेश्चन है उसको कर लो। और दूसरी बात है कि ऑब्जेक्टिव्स टाइप्स स्टडी करना आप शुरू कर दो। कुछ लोग होते हैं जिनको एक अलग ही मूड होता है उनका कि भाई टीवी देखते हुए पढ़ाई करेंगे, सो के पढ़ाई करेंगे। यार ये मत करो, नहीं होता है ऐसी पढ़ाई। ये सिर्फ दिखाने के लिए पढ़ाई मत करो, उससे अच्छा है उसने टाइम में आप अपनी कोई हॉबी कर लो। नहीं भाई मुझे सिर्फ पेरेंट्स को दिखाना है कि मैं कितना पढ़ाई कर रहा हूँ, इसलिए मैं टीवी शुरू है और मैं टीवी के सामने बैठा हूँ लिख रहा हूँ। और ये बहुत एक गंदी सी प्रैक्टिस मुझे लगती है, जो बहुत बार टीचर्स भी देते हैं कि भाई 10 टाइम्स लिख लो, 20 टाइम्स लिख लो। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, सर ने बोला है 20 टाइम्स लिखना है, उधर टीवी शुरू करते हैं, क्योंकि वैसे वो बोर है, टीवी शुरू है सिर्फ वो लिख रहा है। ये इसको क्या बोले अभी, अब डंकी वर्क हो गया ये। उससे मिलने वाला क्या है, 20 टाइम्स लिखना है, 10 टाइम्स लिखना है। ये आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स होते तो शायद ये समझ में भी आता। आप 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट और आप ये 20 टाइम्स 15 टाइम्स कुछ हासिल, इस तरह की पढ़ाई मत करो। क्योंकि ऐसे जब होमवर्क्स आते तभी बच्चे फिर उस टीवी के सामने बैठ जाते। तो अगर ऐसा होमवर्क आया मत करो, नेक्स्ट टाइम टीचर को बोल दो भाई जो पनिशमेंट देना है दे दो, लेकिन उतना टाइम वेस्ट मत करो। घर वालों से भी ये बात करो कि देखो इस तरह से होमवर्क है जो मुझे नहीं लगता कि मुझे करना चाहिए। आपके घर वाले टीचर से बात कर लेंगे, ये 20 टाइम्स लिखना जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है, मत करो। और जितना हो सके अपने आप को ये फोकस रखो कि क्या करना है आगे चल के, क्या नहीं करना है। मोटिवेशनल चीज़ें देखा करो। और डाइजेस्ट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हैं कि भाई क्या करें, डाइजेस्ट का यूज़ करना करें। जो एक जनरेशन ऐसा भी है जो जनरली ये बोलता है कि बिल्कुल नहीं, डाइजेस्ट पाप है, उसको छूना पाप है। मैं कहता हूँ बिल्कुल ऐसा नहीं है। डाइजेस्ट गाइड जिसको हम बोलते हैं, गाइड यानी मार्गदर्शक, यूज़ करना चाहिए। अब ये क्यों, क्योंकि जो बड़े क्वेश्चन हैं तो उसके आंसर हमें पता है, हमें कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, हमें लिखना है। लेकिन जब हम लिख रहे हैं तो हम जो लैंग्वेज का, जिस इंग्लिश लैंग्वेज का हम यूज़ करें शायद वो उतना इफेक्टिव लैंग्वेज नहीं है, तो हमारा आंसर उतना इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन उसी आंसर को अगर हम किसी डाइजेस्ट में देखें तो बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है, बहुत अच्छे से उनकी लैंग्वेज भी है। अब जब हम उसको पढ़ते हैं, उसको रिसाइट करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम भी उसी तरह की लैंग्वेज लिखते हैं, उससे हमारा आंसर इंप्रूव होता है। तो ये अच्छी बात है ना। हाँ, सिर्फ कुछ एक बच्चों का प्रॉब्लम है कि बस वो कुछ नहीं पढ़ेंगे, समझेंगे नहीं, बस गाइड का जैसे कि वैसे लिख लेंगे। ये गलत है। लिखने से पहले आंसर को समझ लो कि भाई गाइड ने क्या बताया। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, उस गाइड का आंसर अपने नोटबुक में लिखते समय गाइड ने अगर 4 पॉइंट्स दिए हैं तो अपने तरफ का एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करके ही नोटबुक में लिखना है। अपने तरफ का एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना है तो हमें वो समझना ही पड़ेगा। तो ये आदत बना कि गाइड का यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन जब भी हम आंसर लिख रहे हैं गाइड से 1 पॉइंट एक्स्ट्रा
लिखेंगे। अब यही तरीका, और आप देखोगे कि इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल यूज़ करो अच्छी गाइड से, जो भी आपको लगता है। अब ले दे के चलो एंड हो गया, बहुत सारे पॉइंट्स तो हमने बता दिए कि भाई किस तरह से आपको करना है। मेन चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें कि कंपटीशन के लिए ना पढ़ें, किसी को नीचा दिखाने या इससे ज़्यादा मुझे मार्क्स लाने हैं, या फिर अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए ना पढ़ें। ऐसे पढ़ाई नहीं होती। मार्क्स के लिए ना पढ़ें, समझने के लिए पढ़ें। जो मैं पढ़ रहा हूँ वो क्या है, उसका यूज़ क्या है, किस तरह से मैं उसको और अच्छे से समझ पाऊँ, इस चीज़ के लिए पढ़ूँ, तो ही पढ़ाई अच्छी होगी। सिर्फ कंपटीशन करना है, मुझे इतने परसेंट लाना है, मुझे उससे ज़्यादा आने चाहिए, मुझे 1 मार्क उससे ज़्यादा, क्या फ़र्क गिरेगा 1 मार्क ज़्यादा है, क्या फ़र्क गिरा 1 मार्क कम आ गया। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको समझ में कितना है। तो मार्क्स के लिए पढ़ाई नहीं करना, समझने के लिए पढ़ाई करो। अब चलो एंड करते हैं इस वीडियो को। एंड में बस एक ही बात मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि 10th का साल है, थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन एक तो है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। जो तरीका मैंने बताया है उससे उस हिसाब से पढ़ाई करो। अपने आप को समय दो समझने के लिए, चीज़ों के हिसाब से ढल जाओ। थोड़ी मेहनत तो पहले से ज़्यादा करनी पड़ेगी, और वो अच्छा भी लगता है जब हम मेहनत करते हैं। अपने मम्मी डैडी को भी अच्छा लगता है, आपके पेरेंट्स भी बहुत खुश होंगे अगर वो देखेंगे कि वो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। और बात रही जैसे जैसे हम आगे वीडियोस डालते जाएंगे, तो जब जैसे एक दो वीडियो की भाई क्वेश्चन पेपर कैसे लिखो, अभी उसको टाइम है, उस बारे में भी बातचीत होगी। लेकिन अभी के लिए अभी रुकते हैं कि आपको समझ में आएगा किस तरह से आपको ये 10वीं का साल प्लान करना है। हाँ, एक चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हर रोज़ हम कितने सब्जेक्ट को पढ़ें, ये भी सवाल बहुत बार आता है। तो कुछ एक ऐसा है कि जो हार्डर सब्जेक्ट है वो मॉर्निंग में लेते जाओ, जैसे साइंस हो गया या हिस्ट्री जो है, जिसको रिसाइट करना है वो मॉर्निंग में लो। और मैथ जैसे सब्जेक्ट है वो नाइट में, जब भी नींद आती है तो मैथ से मैथ छुड़ाते रहो, नींद उड़ जाएगी। तो बस ये 2-4 टॉपिक्स हैं। और जैसे चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही है तो आजकल गूगल और बाकी चीज़ें ऑनलाइन आपको बहुत अच्छा मटेरियल मिल रहा है, उसका भी यूज़ करते चलो। यूट्यूब्स है, उसके ऊपर भी कई अच्छी वीडियोस आपको आते हैं जो किसी कॉन्सेप्ट को आपको नहीं समझ में आया, या फिर बुक में उसको उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है, लेकिन हम उसको और डिटेल में समझ सकते हैं। तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जाएगा, लेकिन समझेगा ना, बात समझ में आएगी। तो इस तरह से पढ़ाई करो, अपने आप को तैयार करो आगे आने वाले समय के लिए, क्योंकि आज अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो समय आपका आगे अच्छा आएगा। ओके देन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर दिस ईयर। मेक दिस ईयर काउंट and be prepared. Thank you very much.